क्या इस कैंप की तबाही से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की सरगर्मियां ख़त्म हो जाएंगी? और क्या कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो मनसूबा बनाया है वो खाक में मिल जाएगा? मैंने पूछा। ये कहना मुश्किल है, सीता ने जवाब दिया। जोधपुर, उदयपुर और दूसरी जगह भी तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत के कैंप काम कर रहे हैं, लेकिन इसराइली माहिरीन सिर्फ इसी कैंप में हैं और यहाँ सिर्फ उन लड़कों को तरबियत दी जा रही है जिन्हें कश्मीर भेजा जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहले इस कैंप को तबाह करना ज़रूरी है, लेकिन इस कैंप में दाखिल होने का तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैंने कहा, तुम्हें कश्मीर में फौजी कैंपों की तबाही का तजुर्बा है, यहाँ तो इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है। सीता ने जवाब दिया, वहाँ भी हमारे पास बहुत वक्त है, अंदर दाखिल होने की कोई ना कोई तरकीब मिल जाएगी। बातें करते हुए मैं गहरी नज़रों से खंडरों की इस बस्ती का जायज़ा ले रहा था। एक शकिस्ता मकान के सामने दरख्त के नीचे 20-22 आदमी बैठे हुए थे। हो सकता है इनकी तादाद ज़्यादा हो। एक लंबा तड़ंगा आदमी उसके साथ खड़ा हाथों को मुख्तलिफ अंदाज में हरकत दे रहा था। उसके एक हाथ में कोई चीज़ भी थी, लेकिन फासला ज़्यादा होने की वजह से अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि वो क्या चीज़ थी, वो शख्स क्या कह रहा था। और फिर एक जीप को बस्ती की गलियों में घूमकर इस तरफ आते देखकर मैं चौंक गया। वो जीप बाएं तरफ मुड़ गई। मेरी नज़रें भी उस जीप के साथ साथ हरकत करती जा रही थीं। ड्राइवर के अलावा जीप में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। अब जीप का रुख बस्ती में आमदोरफ्त के इस गेट की तरफ था, जो बाएं तरफ मंदिर से तकरीबन 500 गज के फासले पर था। गेट के अंदर की तरफ एक गार्ड रूम भी था, लेकिन वहाँ कोई जीरो दिखाई नहीं दे रहा था। जीप गेट के सामने रुक गई और उसी वक्त गार्ड रूम से एक लंबा तिरंगा आदमी निकलकर सामने आ गया। उसने जीप में बैठे हुए शख्स से कोई बात की और फिर खारदार तारों वाला गेट खोल दिया। जीप गेट से निकलकर जैसलमेर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ने लगी। वो रास्ता भी मंदिर से तकरीबन 500 गज के फासले से गुजर गया था। मेरा ख्याल था वो जीप शहर की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर जीप का रुख मंदिर की तरफ मुड़ गया। वो जीप इसी तरफ आ रही है, नीचे चलो जल्दी, मैंने कहा। मैं और सीता दौड़कर उस मेहराब के पास पहुंच गए, जहां नीचे जाने के लिए जीना था। नीचे आते ही सीता उस कमरे में घुस गई जहां हमारा सामान रखा हुआ था। मैं भी उसके पीछे ही था। हम दोनों ने जर्द कपड़े वाले चोगे पहने और कमरे से निकल आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या मसरूफियात जाहिर करनी चाहिए। और फिर एक सुतून के करीब 2-3 झाड़ू देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। रात भर तेज़ हवा से फर्श पर रेत की तह जमी हुई थी। इस मंदिर में पुजारियों की ड्यूटी लगाने का मकसद मंदिर की देखभाल था, और देखभाल का मतलब ये था कि मंदिर में रेत जमा न होने दी जाए। मैंने एक झाड़ू उठाकर सीता की तरफ उछाल दिया और दूसरा खुद संभाल लिया, और हम दो मुख्तलिफ सिमतों से फर्श पर रेत साफ करने लगे। मेरे कान जीप की आवाज़ पर लगे हुए थे। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट बाद ही जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने सीता की तरफ देखा। वो मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मज़ीद 1 घंटे बाद जीप मंदिर के सामने नमदार होकर रुक गई। मैं और सीता अपना काम छोड़कर उस तरफ देखने लगे। अगर जीप के रुकने के बाद भी हम उस पर तवज्जो देने के बजाय अपने काम में मसरूफ़ रहते तो हमारा किरदार मुश्तबा हो सकता था। वो आदमी जीप से उतर आया। उसने जीन्स की पतलून और सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। वो दरमियाने का दुर्घुटे हुए जिस्म का मालिक था। क्लीन शेव और सर के बाल छोटे थे। उसकी गर्दन से पसीना बह रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो हम दोनों ने उसे प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए भी झाड़ू हम दोनों के हाथों में थे। उस शख्स ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन सीता को देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में चमक उभर आई। शायद उसके ख्याल में यहाँ मर्द पुजारियों ही को होना चाहिए था, मगर यहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो उलझ गया। इस दौरान ड्राइवर भी जीप से उतरकर ऊपर आ गया। हुक्म कीजिए महाराज, सीता ने कहा। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इस इलाके का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, वो शख्स बोला। जुगल नाम है मेरा। मुझे मालूम है कि हर 15 दिन बाद यहाँ पुजारियों की ड्यूटी तब्दील होती है, और मैं यहाँ आने वाले पुजारियों को ये वार्निंग देना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि वह न सिर्फ मंदिर की सेवा करें, तारों की बाढ़ में दाखिल होने की कोशिश उनके लिए ख़तरनाक साबित होगी। तुम लोगों को बाढ़ के अंदर देखकर किसी वार्निंग के बगैर गोली से उड़ा दिया जाएगा। हम समझ गए महाराज, मैंने झाड़ू नीचे फेंक कर दोनों हाथ जोड़ दिए। हम सिर्फ मंदिर की सेवा को आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस सेवा के लिए चुना गया है। हम अपने काम से काम रखेंगे। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने पूछा। पोटली उस कमरे में रखी है महाराज, मैंने इशारे से बताया। जुगल नामी उस शख्स ने ड्राइवर को इशारा किया। वो कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वापस आकर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम लोगों के पास कोई हथियार? जुगल ने कहते हुए बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हम योगी और साधु लोग हैं महाराज, किसी हथियार का हमारे पास क्या काम? मैंने कहा। मैं अपने इत्मीनान के लिए तलाशी लेना चाहूँगा, जुगल बोला। हमें कोई एतराज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। जुगल ने एक बार फिर ड्राइवर को इशारा किया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरा चोगा उतरवाने के बाद इस तरह मेरी जामे तलाशी लेने लगा
जैसे कोई हथियार बहुत छोटी सी चीज़ हो जिसे पजामे के नेफे में भी छुपाया जा सकता हो। ड्राइवर मेरी तलाशी ले रहा था और जुगल खुद सीता की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसका चोगा भी उतरवा दिया। जुगल ने चोगा झटक कर उसे ज़मीन पर एक तरफ डाल दिया और सीता के लिबास को टटोलने लगा। मैं की नखियों से इस तरफ देख रहा था। सीता अपना बदन चुराने की कोशिश कर रही थी और जुगल उसके जिस्म को टटोल रहा था। उसने सीता के गिरेबान में भी हाथ डाल दिया था। इस वक्त सीता कुसमुसा कर रह गई। कोई और मौका होता तो सीता उसके चेहरे का नक्शा बदल चुकी होती, लेकिन इस वक्त वो खामोश रही। ठीक है, जुगल पीछे हटते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को खबरदार कर दिया है, तारों की वाड़ के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर सीता की तरफ देखते हुए बोला, शहर के मंदिरों में तो गोपियों को देखा है, लेकिन मुझे ख्याल नहीं था कि तुम जैसी हसीन लड़की को ऐसे वीराने में भी भेज दिया जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर काहे का महाराज? सीता ने मुस्कुराने की कोशिश की। हम धर्मचारी हैं, सेवा हमारा धर्म है, हमें डर क्यों लगने लगा? ठीक है, शायद तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो। जुगल ने ड्राइवर को इशारा किया और सीढ़ियाँ उतरकर जीप में जा बैठा। ड्राइवर ने भी सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करके जीप को दायरे की सूरत में घुमाता हुआ वापस ले गया। जुगल बार बार मुड़कर सीता की तरफ देख रहा था। मैंने उसकी आंखों से उसकी नीयत को ताड़ लिया था और मेरा ख्याल बल्कि यकीन था कि वो दोबारा भी ज़रूर आएगा और उस वक़्त तक आता रहेगा जब तक हम यहाँ हैं। कुत्ते का बच्चा। सीता ने दांत कुचकुचाए और इस तरह कपड़े झाड़ने लगी जैसे उसके हाथ लगाने से कपड़े मैले हो गए हैं। शांति शांति, मैंने कहा, शांत रहो माय डियर। उस रास्ते का इंतखाब तुम नहीं किया था। गुस्सा करने या तिल मिलाने से कुछ नहीं होगा। अभी तो वो तुम्हारी सूरत देख कर गया है, लेकिन वो दोबारा आएगा। गुस्सा खाने के बजाय बेहतर है कि हम कुछ और खाने के बारे में सोचें, मसलन नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? और सीता मुस्कुरा पड़ी। उस कम वक्त की वजह से मैं भूल ही गई थी कि हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया। हमने झाड़ू वहीं छोड़ दिए। सीता थैले में से उबले हुए मटरों वाला एक डब्बा निकाल लाई। उसने पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और जब पानी खोल गया तो डब्बा उसमें डाल दिया। मैं पानी की बाल्टी उठाकर बाहर ले आया था। मुँह हाथ धोकर फारिग हुआ तो सीता डब्बा खोलकर एक प्लेट में मटर निकाल चुकी थी। 10 मिनट डब्बा खोलते हुए पानी में रहने से मटर इस तरह गर्म हो गए थे जैसा ताज़ा पके हुए हों। उनके जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आया था। हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे मटर खाते रहे। यही हमारा नाश्ता था। इस दौरान हम जुगल के बारे में बातें भी करते रहे। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश ज़रूर करेगा। मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी थी उससे मैंने बहुत कुछ समझ लिया था। हमारे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि बैठे बातें करते रहते या मंदिर का मुआयना करते रहते। नाश्ते से फारिग होकर सबसे पहले हमने मंदिर के फर्श से रेत को साफ़ किया कि हम इस सेवा के लिए यहाँ आए थे। अगर ये भी न करते तो जुगल की तरह आने वाला कोई शख्स किसी किस्म के शुबहे में मुब्तला हो जाता। रेत तोड़ने से हमारे हुलिये बिगड़ गए थे। ये गनीमत था कि यहाँ पानी भी मौजूद था। मैं बाल्टी भरकर खुली जगह पर बैठ गया और पजामे समेत नहाने लगा। नहाकर मैंने थैली में से दूसरा चोगा निकाल कर पहन लिया और पजामा और कुर्ता धोकर रेत पर फैला दिया। मैंने पानी की बाल्टी भर कर रख दी थी। सीता नहाने बैठी तो मैं मंदिर के सामने वाली तरफ की सीढ़ियों पर बैठ गया और रहगुजर की तरफ तकने लगा। उस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे। तेज़ धूप चमक रही थी और तपिश पड़ रही थी। धूप में झिलमिलाती हुई रेत पर नज़र टिकाना भी मुश्किल था। अपने पीछे हल्की सी आहट पाकर मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सीता मेरे करीब खड़ी थी। वो नंगे पैर थी, जिस्म पर साड़ी की तरह जर्द चादर लपेट रखी थी और बालों से पानी टपक रहा था। गर्मी बढ़ रही है और हमें कई रोज़ यहाँ रहना होगा। वो मेरे करीब बैठते हुए बोली, अभी तो 10 बजे होंगे, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। मैंने कहा। हम काफ़ी देर वहाँ बैठे बातें करते रहे। हिद्दत बढ़ गई थी। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकराने लगे। हम बाहर वाली सीढ़ियों से उठकर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में आ गए और एक बार फिर घूम फिर कर मंदिर का मुआयना करने लगे। इस दौरान ऊपर का एक चक्कर भी लगा कर आए थे। सीढ़ियाँ उतरते हुए सीता का धक्का लगने से मैं लड़खड़ा गया। संभलने की कोशिश में मेरा एक पैर सबसे निचली वाली सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ पड़ा और मुझे यूँ लगा जैसे उस जगह पैर का बोझ पड़ने से ईंट नीचे दब गई हो। मैं उछल कर एक तरफ हट गया। सीता ने भी मेरे साथ ही छलांग लगा दी और फिर हल्की सी खटखट की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक गए। यूं लग रहा था जैसे कोई चीज़ अपनी जगह से हरकत करना चाहती हो लेकिन कोई रुकावट पेश नहीं आ रही हो। यह आवाज़ सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। मैंने मायने खेज निगाहों से सीता की तरफ देखा और झुककर सीढ़ियों के नीचे बैठ गया। खटखट की बहुत हल्की सी आवाज़ सीढ़ियों के नीचे दीवार के बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को घूरने लगा, मगर उस जगह गहरी तारीकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हाथ से दीवार को टटोलने लगा। दीवार के साथ फर्श पर हाथ रखा तो पूरी तरह चौंक गया। मेरे हाथ को बहुत हल्का सा झटका लगा था। मैंने हाथ उसी जगह पर रोके रखा। वो ईंट बहुत खफीफ से अंदाज में अपनी जगह पर आगे पीछे हरकत कर रही थी।
लगता था जैसे वो ईंट अपनी जगह से उठना चाहती हो, मगर कोई रुकावट थी जिससे वो मामूली सी हरकत करके रह जाती थी। ये देखो सीता, ये ईंट अपनी जगह से हरकत कर रही है, मैंने सीता से कहा। इसके साथ ही मेरे जहन में मंदिरों के अंदर खुफिया रास्तों और तहखानों का तस्वर उभर आया। सीता मेरे करीब बैठ गई। ईंट को मुतहर्रिक पाकर वो भी चौंके बगैर नहीं रह सकी। खट खट की हल्की सी आवाज़ उस ईंट से उभर आई। कोई गड़बड़ है, सीता बिड़बिड़ाई। टॉर्च लेकर आओ, मुझे लगता है यहाँ कोई खुफिया रास्ता मौजूद है, मैंने कहा, और सीता उठकर उस कमरे से बाहर चली गई। हम अपने साथ एक टॉर्च और कुछ फाजल ड्राई सेल भी लेकर आए थे। इस कमरे में भी रेत की तहें जमी हुई थी। गालिबन यहाँ आने वाले पुजारियों ने हमेशा मंदिर के मरकजी हॉल और ऊपर की बालकोनी और दीवारों वगैरह की सफाई पर ही तवज्जो मरकूज रखी थी और इन कमरों पर कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। एक रिहायशी कमरे के अलावा तमाम कमरों के फर्श रेत की तहों में छुपे हुए थे। मैं उस ईंट के आसपास से रेत हटाने लगा। चंद मिनट बाद सीता टॉर्च लेकर आ गई। उसकी तेज़ रोशनी में पहले मैंने उस ईंट का जायज़ा लिया। वक्फे वक्फे से उसमें बहुत मामूली सी हरकत पैदा हो रही थी। मैं रोशनी से फर्श के दूसरे हिस्सों और सीढ़ियों के नीचे दीवार का जायज़ा लेने लगा, लेकिन कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आई। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। सीता, मैंने कहा, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ वाली ईंट पर पैर रखकर खड़ी हो जाओ। सीता मेरा मतलब समझ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी सीढ़ी पर डाली। सबसे नीचे वाली सीढ़ी संगमरमर से तराशी हुई ईंटों से बनाई गई थी और इससे ऊपर की सीढ़ियों की तामीर में आम ईंटें इस्तेमाल की गई थी। सीता उस सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ मिली हुई ईंट पर पैर रखकर खड़ी हो गई। ईंट दब गई और सीता उछलकर नीचे आ गई। ये यहीं पर कोई गड़बड़ है, वो उस ईंट की तरफ इशारा करते हुए बोली। इसके लहजे में सनसनी की सी कैफियत नुमाया थी। मैं टॉर्च की रोशनी में उस ईंट का जायज़ा लेने लगा। वो दूसरी ईंटों के बराबर आ चुकी थी और हैरत की बात ये थी कि दूसरी मरतबा उस ईंट के दबने से खटखट की वो हल्की सी आवाज़ ख़त्म हो गई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों के नीचे वाली ईंट का जायज़ा लिया। उसमें भी अब कोई हरकत नहीं थी। मैंने टॉर्च सीता को थमा दी और उसकी रोशनी में उस जगह से रेत साफ़ करने लगा। मैंने खासा लंबा चौड़ा रकबा रेत से साफ़ कर दिया। पूरा फर्श संगमरमर की ईंटों का था और इन्हें इस तरह जोड़ा गया था कि इनमें बहुत मामूली सी झुर्रियाँ नज़र आ रही थीं जिनमें रेत जुड़ी हुई थी। मैं नाखूनों से उस ईंट के अतराफ की झुर्रियों से रेत निकालने लगा। सीता ने एक बार फिर सीढ़ी वाली ईंट को दबा दिया। फर्श वाली ईंट में फिर हरकत पैदा हुई। इस मरतबा यह हरकत पहले से नुमाया थी। 1 मिनट में चाकू लेकर आती हूँ, इसकी नोक से रेत साफ़ करो, सीता ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। इसमें अब शुबे की कोई बात नहीं थी कि सीढ़ी वाली ईंट का कोई ताल्लुक फर्श की ईंट से भी था। अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म था जो दोनों में कोई राब्ता कायम किए हुए था और अब मुझे भी यकीन हो गया था कि यहाँ कोई खुफिया तहखाना या खुफिया रास्ता मौजूद है। सीता मुझसे भी ज़्यादा सनसनी की कैफियत में मुब्तला थी। वो 2 मिनट बाद ही चाकू लेकर वापस आ गई। मैंने चाकू की नोक से फर्श की ईंट के अतराफ की झुर्रियों से रेत अच्छी तरह साफ़ कर दी और सीता को इशारा किया। वो सीढ़ी वाली ईंट पर पैर रखकर खड़ी हो गई। फर्श की ईंट में फिर हरकत पैदा हुई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि झुर्रियों में रेत भरी हुई होने की वजह से इस ईंट को पूरी तरह ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं चाकू की नोक से झुर्रियों में रेत साफ़ करता रहा। तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद सीढ़ी वाले पत्थर के मैकेनिज़्म को बार बार इस्तेमाल करने से फर्श की ईंट तकरीबन 3 इंच ऊपर आ गई, जिसे मैंने दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ी सी मेहनत से बाहर खींच लिया। उस ईंट के नीचे तकरीबन 8 इंच गहरा खड्ड था जिसमें नीचे काहिनी कुंडा लगा हुआ था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सनसनी के तासुरात नुमाया थे। वो भी मेरी तरफ देख रही थी। इस कुंडे को खींचो, यहाँ यकीनन कोई तहखाना है, उस सिरसिराती हुई आवाज़ में बोली। मैंने 2 उंगलियां कुंडे पे फंसा लीं और उसे इधर उधर हरकत देने के बाद ऊपर खींचने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। ज़रा सी कोशिश से कुंडा ऊपर आ गया और इसके साथ ही बहुत खफीफ सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम दोनों उस कुंडे को देख रहे थे। गर्म हवा हमारे चेहरों से टकराई तो हम दोनों ने बैक वक्त सर उठाकर देखा। सीढ़ियों के नीचे हमारे सामने वाली दीवार शिक हो रही थी और गर्म हवा इसी खिला से आ रही थी। उस हवा में गैस जैसी बू थी। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और सीता का हाथ पकड़कर तेज़ी से बाहर आ गया। हम दोनों उस कमरे से दूर जाकर खड़े हो गए और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगे। सीता बार बार उस कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसे वहाँ से किसी जिन के बरामद होने की तवक्का थी। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का कोई मंदिर ऐसा नहीं जिसके नीचे कोई तहखाना या खुफिया रास्ता न हो। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, हिंदुस्तान के राजाओं महाराजाओं की तरह मंदिरों के पंडित और पुजारी भी रोज़े अव्वल से एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहे हैं। सीता ने इस कमरे की तरफ देखते हुए कहा, इसकी एक माकूल वजह सामने भी मौजूद है। मैंने जवाब दिया,
सीढ़ी की वो ईंट जिसके नीचे वो मैकेनिज्म है बिल्कुल दीवार के साथ है। सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने वाला कोई भी शख्स दीवार के साथ जुड़कर नहीं चलता। आमतौर पर सीढ़ियों के दरमियान में ही कदम रखा जाता है और मेरा पैर तो इत्तेफाक से इस जगह पर पड़ गया था। अगर तुम्हारा धक्का लगने से मैं लड़खड़ा न जाता तो मेरा पैर इस जगह पर न पड़ता और हम भी इस खुफिया रास्ते से लाइलम रहते और 15 दिन तक यहाँ झाड़ू ही देते रहते। झाड़ू देने वाली बात पर सीता मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। हमें इस कमरे से निकले हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। इस किस्म के तहखाने में जो तवील अरसे से बंद हों उनमें जहरीली गैस भर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। दीवार शिक होते ही अंदर से खारिज होने वाली हवा में मैंने बू महसूस की और हम वहाँ से पीछे हट गए। मैकेनिज्म इतना जाम नहीं था। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है 20, 30 या 50 साल पहले भी किसी और को इस खुफिया रास्ते का पता चल गया हो। बहरहाल हमें देखना यह है कि इस तहखाने में हमारे लिए क्या बचा है। मज़ीद आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हम उस कमरे में आ गए। अब उस खिलाड़ से आने वाली हवा गर्म नहीं थी और उसमें पहले जैसी बू भी नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी में अंदर झांका। वो खिला इतना कुशादा था कि 2 आदमी पहलू ब पहलू अंदर दाखिल हो सकते थे। आगे सीढ़ियाँ थीं और उन सीढ़ियों पर भी 2 आदमी साथ साथ चल सकते थे। मैं उस खिला के अंदर दाखिल हो गया। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। सबसे पहले मैंने टॉर्च की रोशनी में अंदर की तरफ से दीवार और सीढ़ियों का जायज़ा लिया। मैं अंदर से उस रास्ते का मैकेनिज्म देखना चाहता था ताकि ऐसा न हो कि हमारे नीचे उतरने के बाद ये रास्ता बंद हो जाए और ये मंदिर हमारा मकबरा बन जाए। दाएं तरफ एक दीवार के करीब सीढ़ी के साथ एक आईनी कुंडा नजर आया। मैंने नीचे बैठकर उस कुंडे को अपनी तरफ खींचा। दीवार का रास्ता बंद हो गया। मैंने कुंडे को दोबारा अपनी तरफ खींचा। दीवार दोबारा शिक हो गई। मैं मुतमईन होकर उठ गया। सीता भी अंदर आ गई। रास्ता बंद करना मुनासिब नहीं था क्योंकि अंदर किसी कदर घुटन थी। हवा की आमदरफ्त का रास्ता बंद हो जाने से हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती थी। इस बंद तहखाने में सांप और बिच्छू वगैरह भी हो सकते थे। हम दोनों नंगे पैर थे और टॉर्च की रोशनी में बहुत मुहतात होकर कदम उठा रहे थे। 10 सीढ़ियों के बाद कुशादा लैंडिंग थी। वहाँ से सीढ़ियाँ दाएं तरफ मुड़ गई थी। इस तरफ भी 10 सीढ़ियाँ थीं जिनके अख्ताम पर बहुत वसी और इस हाल था। यह हाल मंदिर की मरकजी हाल के नीचे था और 4 बड़े बड़े सुतून थे जिन्होंने छत को सहारा दे रखा था। उस तहखाने के अतराफ में कमरे भी थे। बाज़ कमरों के दरवाजे गायब थे और बाज़ में दरवाजे मौजूद थे। मैं एक ऐसे कमरे में दाखिल हो गया जिसका दरवाज़ा नहीं था। सीता भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मैं दरवाजे के करीब ही रुककर टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे सीता चीख कर मुझसे लिपट गई। वो एक इंसानी ढांचा था जो बाएं तरफ वाली दीवार के करीब फर्श पर पड़ा हुआ था। ढांचे पर गर्द की तह जमी हुई थी। सीता हमारे खौफ के मेरे साथ लिपट गई। हम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ आ गए। बंद दरवाज़ा खोलने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। दरवाज़ा खुलते ही हम एक बार फिर उछल पड़े। इस कमरे का मंजर पहले कमरे से किसी हद तक मुख्तलिफ था। कमरे के वस्त में लकड़ी का एक संदूक पड़ा हुआ था और इसके करीब ही एक फर्श पर एक इंसानी ढांचा पड़ा था। उस इंसानी ढांचे पर लिबास मौजूद था और वो पंडितों या पुजारियों वाला लिबास था। संदूक का ढकना चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने पैर से वो ढकना पूरी तरह हटा दिया और जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर डाली मैं उछल पड़ा। संदूक के अंदर कुछ तलाई जेवरात पड़े हुए थे जिनमें जड़े हुए हीरे टॉर्च की रोशनी में जगमगा रहे थे। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने जल्दी से झुककर वो जेवर उठा लिए। एक नेकलेस था, 2 हीरे की अंगूठियाँ और एक ताज जिसमें हीरे जड़े हुए थे। सीता ने नेकलेस और अंगूठियाँ पहन ली और ताज सर पर बालों में फंसा लिया। उसका खौफ ज़ाइल हो गया था और होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस संदूक की कहानी समझने में देर नहीं लगी। वो इस संदूक में भरा हुआ खजाना चुराने की कोशिश कर रहा था और पंडित उसे बचाने की कोशिश में मारा गया था और चोर खजाना ले जाने में कामयाब हो गया था। उसकी उजलत की वजह से ये चीज़ें संदूक में रह गई थी जिन पर सीता ने बिला तरद्दुद कब्जा कर लिया था। तीसरे कमरे में एक अलमारी थी जिसके पट भरे हुए थे। मैंने पट खोले तो हम दोनों उछल पड़े। 3 खाने थे और तीनों में ज़रो जवाहरात भरे हुए थे। एक खाने में सोने की 10-12 मुख्तलिफ साइज़ की मूर्तियाँ रखी थीं। सीता आगे बढ़ी तो मैंने उसे रोक लिया। फ़िलहाल उन चीज़ों को बाहर ले जाना ख़तरनाक होगा। मैंने कहा, अभी इन्हें यहीं पर रहने दो, न छेड़ो। जब हमें जाना होगा तो ये सब कुछ साथ ले जाएंगे। बात सीता की समझ में आ गई। हम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में देखते रहे। एक कमरे में एक और ढांचा मिला और ये भी किसी औरत का था। करीब ही गर्द में दबे हुए उसके कपड़े भी मौजूद थे। हम एक और दरवाजे के सामने आ गए। ये दरअसल सुरंगनुमा रास्ता था जिसके आगे झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मैं झाड़ियाँ हटाकर आगे बढ़ गया और जैसे ही सीता मेरे पीछे अंदर आई उसके मुंह से खौफनाक चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। मुड़कर देखा तो मेरा ही दिल उछल कर हलक में आ गया। एक इंसानी ढांचा सीता से लिपटा हुआ था और सीता बुरी तरह चीख रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।